नेक्स्ट टॉपिक है अपना शॉर्ट टर्म डिस्कशन बायोएथेनॉल से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि प्रधानमंत्री रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं बम्बू बेस्ड बायोएथेनॉल प्लांट असम में। बम्बू क्या है कि एक अट्रैक्टिव फीड स्टॉक्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल, क्योंकि ये एक्चुअल में नॉन फूड क्रॉप है एंड कंटेंट हाई लिग्नोसेल्यूलोस कंटेंट होता है, जिससे इसको जो है सेकेंड जनरेशन के एथेनॉल प्रोडक्शन में जो है ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बायोएथेनॉल का डेफिनेशन देखा जाए तो बायोएथेनॉल वो प्रोडक्ट है जिसका जो है प्रोडक्शन जो है रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स से होता है। रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से हैं? जैसे फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर बेस्ड। सोर्स क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 जो है उसके अकॉर्डिंगली बायोएथेनॉल इज एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोमास। मतलब बायोएथेनॉल वो प्रोडक्ट है जिससे एथेनॉल बनाया जाता है। उसमें उस कैटेगरी में आते हैं शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स जैसे कि शुगर केन, शुगर बीट, फिर स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे कि कॉर्न, कसावा, सेल्यूलोसिस मटेरियल जैसे कि बगासे, वुड वेस्ट, ये सब आ जाते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? प्योरली जो है इससे जो बायोएथेनॉल बनता है उसका प्योरली एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में E100 के रूप में यूज किया जा सकता है, या तो ब्लेंडेड फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, बायो बेस्ड मटेरियल्स लाइक बायोप्लास्टिसाइड वगैरह में भी इसका यूज किया जा सकता है। ये हुआ बायोएथेनॉल से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा ई-मेथेनॉल, चाहे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेथेनॉल। कंटेस्ट क्या है इसका कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल लेवल पर जो है ई-मेथेनॉल प्लांट का प्रोडक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। कहाँ पे? डेनमार्क में एक प्लांट स्टार्ट किया गया है ई-मेथेनॉल से संबंधित। ई-मेथेनॉल क्या होता है कि ये लो कार्बन एनर्जी प्रोडक्ट है। क्यों लो कार्बन एनर्जी प्रोडक्ट है? क्योंकि ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमने जैसे डिस्कशन किया था कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट होगा, लेकिन क्या होगा उसमें जो एनर्जी चाहिए वो हमको जो है या तो विंड एनर्जी होगा या तो सोलर एनर्जी होगा, तो उसका यूज हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो ये हुआ ग्रीन हाइड्रोजन, और साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके ये मेथेनॉल बनाया जाता है, ई मिथेनॉल बनाया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये या तो एटमॉस्फेयर से जो है हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे एक तरीके से कार्बन सिंक का भी कार्य करता है। तो दो काम होता है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लस कार्बन कैप्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस हो जाता है। इसके 3 स्टेप हैं अगर देखा जाए तो। पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन का जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, तो ये हुआ। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर करना, जो कि इंडस्ट्रियल फ्लू गैसेस वगैरह निकलते हैं स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट से, तो उस फ्लू गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड को या तो एब्जॉर्ब करता है या तो जो है एटमॉस्फेयर से सीधे जो CO2 होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाद में तीसरा स्टेप जो है इसमें इन दोनों का सिंथेसिस होता है, हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस करके एक कैटलिस्ट के रूप में जो है सिंथेसिस होता है हाई प्रेशर और के प्रेजेंस में। तो इससे क्या होता है कि मेथेनॉल प्रोड्यूस होता है विथ मिनिमम बाई प्रोडक्ट, मतलब बाई प्रोडक्ट भी इससे कम जनरेट होता है, मतलब वेस्टेज भी कम जनरेट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमेथेनॉल है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो शिपिंग इंडस्ट्री में, जिसे इट्स ड्राइव गैसोलीन केरोसिन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब वहाँ पे यूज होता है। दूसरा से मेथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम इंडिया जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। बेनिफिट क्या है कि इससे जो है 5 मिलियन जॉब जो है क्रिएट होने का ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है मेथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित, और 6000 करोड़ कैन बी सेव्ड एनुअली बाई ब्लेंडिंग 20% डाई मिथाइल ईथर एज ए डेरिवेशन ऑफ द मेथेनॉल इन LPG। तो LPG में भी जो है 20% DME ऐड करके जो है हम 6000 करोड़ तक की सब्सिडी जो है जो देते हैं वो हम सेव कर सकते हैं। तो एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया और इकोनॉमिक भी इसका जो है इंपॉर्टेंस दिख रहा है। तो ये हुआ ई-मेथेनॉल से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित कि फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र में। इसको डेवलप किया गया है एस्टेंस ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 12 टन कंप्रेस्ड बायोगैस डेली, और साथ साथ जो है 75 टन जो है पोटास जो है जनरेट करेगा, जो कि जैगरी मोलासेस के द्वारा जो है ये पोटास का जनरेशन होगा। कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में देखा जाए तो ये जो है ना रॉ बायोगैस जो कि जो है एनारोबिक रिएक्शन से बनता है, एनारोबिक डाइजेशन से जो बायोमास वगैरह होते हैं, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो है ये डाइजेशन कराता है और रिएक्शन के थ्रू जो है बायोमास के थ्रू बायोगैस बनता है। और वेस्ट सोर्स जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू, केटल डंग और फूड वेस्ट का इसमें यूज किया जाता है। इनका एनारोबिक डाइजेशन होता है और बायोगैस जनरेट होता है। तो ये जो रॉ बायोगैस होता है उसमें जो है मेथेन,
50 से 60% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 40% होता है, और अदर इम्प्योरिटीज जैसे कि H2S, वाटर वेपर इसमें होते हैं। फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, बायोगैस जो रॉ बायोगैस है उसको प्यूरिफाई करके जो है H2S, CO2 और वाटर वेपर को रिमूव किया जाता है, जिससे कि मेथेन का जो परसेंटेज है उस बायोगैस में वो 90% या उससे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है, और फिर इस जो 90% कंसनट्रेटेड मेथेन गैस जो है बायोगैस में है उसको कंप्रेस्ड किया जाता है हाई प्रेशर पे। कितना प्रेशर यूज किया जाता है? 200 से 250 बार। अब 200 से 250 बार के प्रेशर में जो है जब इसको जो है स्टोर किया जाता है तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रमोशन से संबंधित 2 स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। एक तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, मतलब गोबर धन स्कीम चला रही है। इसमें क्या है, जो कैटल डंग्स वगैरह होते हैं, सॉलिड वेस्ट्स होते हैं, उनको जो है बायो CNG एंड कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का ये गवर्नमेंट का स्कीम है, पहला चीज़। दूसरा एक सतत स्कीम है, इसका फुल फॉर्म हुआ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें गवर्नमेंट जो है ना बायो CNG के मतलब कंप्रेस्ड CNG गैस को जो है प्रमोट करती है यूटिलाइजेशन के लिए। तो इससे संबंधित जो है फैक्ट्री खोलने का जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर दी सतत इनिशिएटिव। तो ये हुआ हमारा बायोगैस से संबंधित डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। कंटेक्स्ट क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नया एक जो है न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 जो है वो लॉन्च किया है, नोटिफाई किया है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अगर देख लें तो ये इसका एक्चुअल पर्पज होता है टू हार्नेस हीट स्टोर इन विद इन द क्रस्ट, मतलब अर्थ के क्रस्ट में जो हीट है उसको जो है यूज करना पावर जनरेशन के लिए, चाहे अदर जो भी यूटिलाइजेशन हो सकता है हीट एनर्जी का, उसमें हम उसको हार्नेस करेंगे, यूज करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ के क्रस्ट से नीचे जो है जो थर्मल एनर्जी है वो गर्म हॉट स्प्रिंग्स के रूप में जो है वो रिलीज होता है। तो वो हॉट स्प्रिंग्स अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे उस रिसोर्स को हाई इंथाल्पी। इंथाल्पी जो है एक थर्मोडायनामिकल या एक केमिकल एंड थर्मोडायनामिक्स में एक चैप्टर है, जिसमें इंथाल्पी का मतलब ये होता है कि टोटल हीट कंटेंट, इंटरनल हीट कंटेंट प्लस प्रेशर जो होता है किसी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं इंथाल्पी। तो जितना इंटरनल हीट कंटेंट होगा उसकी इंथाल्पी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर जो रिसोर्स है उसका टेम्परेचर है, जहाँ जैसे ऐसे जगह का सोर्स है, वोल्कानिक इरप्शन है, गीजर है और हॉट स्प्रिंग्स है, तो वो सूटेबल है कि हम उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं, किसका, हाई इंथाल्पी वाले रिसोर्स में। और लो चाहे मीडियम इंथाल्पी वाला रिसोर्स जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है और 100 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो वैसे इंथाल्पी वाले हॉट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हम पावर जनरेशन में डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा हीटिंग और कूलिंग, एग्रीकल्चर, फूड, एक्वाकल्चर, ये फूडिंग, कुकिंग वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। अगर इंडिया का पोटेंशियल देखा जाए जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, जो कि जियोथर्मल एटलस इंडिया 2022 में रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से 10,600 मेगावाट का पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है 381 हॉट स्प्रिंग्स और 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस में जो है डिवाइड किया हुआ है। इंडिया को देखा जाए तो 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है। ये जो है मैप में 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस है। इसमें 1, 2 और 3 जो है ना वो जो है ओरोग्राफिकल है, ओरोजेनिक जियोथर्मल सोर्स है, मतलब जो है वो हिल एरिया से डिपेंडेंट है, पहाड़ से, रॉक से डिपेंडेंट है। और रिमेनिंग जो है 4 to 10 जो है अपने जियोथर्मल जो सेक्टर है वो नॉन ओरोजेनिक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि 95% लो एमिशन देन फॉसिल फ्यूल। इसका जो है जियोथर्मल एनर्जी को अगर हम हार्नेस करते हैं तो उससे जो है 95% कम एमिशन होगा एज़ कम्पेयर देन फॉसिल फ्यूल के। और दूसरा ये कि इनऑक्जेस्टिबल है, मतलब ये समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसका हम एक तरीके से सस्टेनेबल हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। इंडिया का सबसे प्रॉमिसिंग जो है जियोथर्मल प्रोविंस अगर है तो वो लद्दाख का पूगा वैली और चुमाथांग वैली जो है लद्दाख में स्थित है। अगर ये नया पॉलिसी जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित, तो इसका विजन है जो कि इंडिया का कि 2070 तक जो है हम जो है नेट कार्बन जीरो एमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे, तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरा जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी का जो मिक्स है उसको बढ़ाना, उसमें एक और पिलर ऐड करना। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के मिक्स में मान लीजिए सोलर भी आ गया, विंड आ गया, फिर बायो एनर्जी आ गया, तो हाइड्रो पावर आ गया, तो उसमें एक चीज़ और आ गया हमारा इस पिलर में जियो थर्मल। स्कोप क्या है जियोथर्मल। अब इस पॉलिसी से की फीचर ये है कि जियोथर्मल रिसोर्स जो है वो एक तो डायरेक्ट यूज में ग्राउंड जियोथर्मल सोर्स हीट पंप के रूप में यूज किया जाएगा,
इमर्जिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि इन्हेंस जियोथर्मल सिस्टम, एडवांस जियोथर्मल सिस्टम और जियोथर्मल एनर्जी स्टोरेज। तो मतलब जो है जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, चाहे उसकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजियाँ जो है वो अभी आ गई हैं, जिसका यूटिलाइजेशन करके हम पावर जनरेशन को और बढ़ा सकते हैं। चाहे जियोथर्मल की एनर्जी एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन को भी और इन्हेंस किया जा सकता है। और जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अबेंडेंट ऑयल और गैस वेल में भी अगर पाया जाता है तो उसका यूज किया जा सकता है। इसका जो है जियोथर्मल एनर्जी यूज करते हैं तो मिनरल्स बाई प्रोडक्ट जैसे कि सिलिका, बोराक्स, सेजियम, लिथियम, ईटीसी, ये जो है सब्जेक्ट टू रूल्स एंड पेमेंट ऑफ द रॉयल्टी अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज है उस एक्ट के तहत जो है ये भी बाई प्रोडक्ट जो है जनरेट होते हैं। इसमें टारगेट ये रखा गया है क्रिएशन ऑफ जियोथर्मल रिसोर्स डाटा रिपोजिटरी जो है वो भी डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट मॉडल क्या होगा जियोथर्मल एनर्जी का, इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा जो इंडिजीनियस जियोथर्मल टेक्नोलॉजी है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इसकी ये होगी कि रेवेन्यू शेयरिंग का जो मॉडल होगा उसको भी जो है एक मॉडल के रूप में, मतलब रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल जो है इसमें डेवलप किया जाएगा। फंडिंग की बात की जाए तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं उसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस दिया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर के रूप में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ हैं हमारी, जैसे ONGC हो गए, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, तो उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करके जो है, चाहे मिनरल्स एक्सट्रैक्शन करने वाली जो कंपनियाँ हैं जैसे कि NMDC, तो उसके साथ कोलैबोरेशन करके जो है एज ए जॉइंट वेंचर जो है इनका एक्सप्लोरेशन जियोथर्मल एनर्जी का हार्नेस किया जा सकता है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात की जाए, इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम RETD, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो है एक संस्था का गठन किया गया है जो कि प्रोवाइड करेगा 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर कोई गवर्नमेंट और NGO के द्वारा, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अगर प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है तो उसको 100% फंडिंग दी जाएगी इस संस्था के द्वारा। अगर कोई प्राइवेट बॉडी है, इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स है, इंटरप्रेन्योर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसको 70% जो है फंडिंग की व्यवस्था रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। फिजिकल इंसेंटिव की बात की जाए तो GST में रिलैक्सेशन है, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन है जो इक्विपमेंट्स वगैरह सर्विस वगैरह लगेगा इसको इस्टेब्लिश करने में। सपोर्ट मैकेनिज्म की बात की जाए तो इससे जनरेट होने वाला जो पावर है उसको एक तरीके से इंडियन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के तहत जो है रखा जाएगा ताकि जो कार्बन न्यूट्रलिटी कर रहा है, कार्बन एमिशन से बचने के लिए एक तरीके का जो ये जियोथर्मल में हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो इसको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसको ये ट्रेड कर सकता है। साथ ही साथ जो है रिन्यूएबल परचेस एग्रीमेंट के तहत भी जो है मतलब इसके एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को जो है अगर कोई इस्टेब्लिश करता है, चाहे कि लाइसेंस देते हैं, तो उससे संबंधित गाइडलाइन ये दिया गया है कि एक्सप्लोरेशन से संबंधित जो है अगर कार्य है तो 3 से 5 साल के लिए लीज मिलेगा, और अगर जो है डेवलपमेंट स्टेज में आ गया है पावर जनरेशन के लिए तो जो है वो अप टू डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन अप टू 30 ईयर्स जो है उसका जो है मतलब लीज परमिट मिलेगा। अदर इनिशिएटिव जियोथर्मल एनर्जी चालू किया गया है, तो इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जियोथर्मल एटलस लॉन्च किया गया 2022 में। फाइनेंशियल मैकेनिज्म को देखा जाए तो उसके लिए जो है RERTD मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा चालू किया गया है। सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड SCCL कमीशन किया गया है 200 किलोवाट पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट इन मांगुरू एरिया, भंडारी कोठागुंडम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के तेलंगाना में जो है भंडारी कोठागुंडम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जो है एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब जो है एक तरीके का इनिशिएट किया गया है रिसर्च एक्सपेरिमेंट बेसिस पे 20 किलोवाट का जियोथर्मल पावर प्लांट। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जियोथर्मल वेल जो है दिरांग अरुणाचल प्रदेश में ओपन किया गया है एज ए मतलब जो इनिशियल प्रोजेक्ट नॉर्वे और आइलैंड के कोलैबोरेशन के साथ है। स्टेट स्पेसिफिक देखा जाए तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने लॉन्च किया है उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। तो ये हुआ जियोथर्मल से संबंधित बहुत सारे स्टेट्स प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन फॉरेन से। और जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, लो एंथैल्पी, मीडियम एंथैल्पी, और किस तरीके से जो है इसका जो जियोथर्मल एटलस जो है इंडिया में बनाया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कुछ 1 to 3 ओरोजेनिक है और रिमेनिंग जो है नॉन ओरोजेनिक जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स हमारे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड एनर्जी से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि जो विंड एनर्जी में यूज होने वाले जो टर्बाइंस हैं, गियर बॉक्सेस है, टावर्स है, ब्लेड्स हैं, तो इसका जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, कोई ना कोई सप्लायर होता है, कोई ना कोई मॉडल होता है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मॉडल और मैन्युफैक्चरर का जो लिस्ट है उसमें कुछ संशोधन किया है, कुछ अप्रूवल दिया है कि उसको किस तरीके से किस किस मॉडल और मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है विंड एनर्जी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं उसको परचेज किया जाएगा। तो ये अप्रूव लिस्ट ऑफ द मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर के जो है लिस्ट को रिवाइज किया गया है, उसमें कुछ एडिशन किया गया है, कुछ कंडीशन डाल करके उसमें कुछ डिलीशन किया गया है। इसके पहले जो मॉडल था हमारे पास जो 2018 के, उसके हिसाब से जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इसका मेन मोटो ये था कि टू इंश्योर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द विंड टर्बाइंस इंस्टॉल इन द कंट्री, मतलब जो विंड टर्बाइन इंस्टॉल है कंट्री में उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी जो है वो जो है इंश्योर करना। तो जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर जो है उनके हिसाब से जो है मैंडेटरी सोर्स ऑफ द की कंपोनेंट है, जो की कंपोनेंट्स है जैसे कि ब्लेड्स, टावर्स, गियर बॉक्स, वो जो है उनका सोर्सिंग जो है इंडियन सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ कि इंडियन सप्लायर होना चाहिए। डाटा जो होगा उसका जो है लोकलाइज होना चाहिए, मतलब उसका डाटा जो है इंडिया में ही लोकलाइज होना चाहिए। R&D सेंटर भी इंडिया में हो और क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पशन इसमें किसके दिया गया है कि जो ऑलरेडी जो कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह है, चाहे कैपेटिव पावर प्लांट्स चाहे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो अगर उनको अप्रूवल मिल गया है तो उनको जो है 18 मंथ का एग्जाम्पशन दिया गया है। मतलब इस नियम से छूट दिया गया है कि जो इंडियन सप्लायर के द्वारा उनको यूज करना है, चाहे उनको डाटा लोकलाइज करना है, R&D सेंटर वगैरह, तो इससे उनको एग्जाम्पशन दिया गया है। दूसरा, कोई नया मैन्युफैक्चरर है और मॉडल है तो उसको अगर 800 मेगावाट तक का अगर इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करता है तो 2 साल तक के लिए उसको भी जो है एक तरीके का एग्जाम्पशन दिया गया है, जिससे कि हमारा इनोवेशन जो है वो प्रमोट हो पाए। विंड एनर्जी के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है करेंटली 4th लार्जेस्ट जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे USA, चाइना, 3rd पे जर्मनी और उसके बाद इंडिया है। अभी विंड एनर्जी जो है 4.69% ऑफ द आवर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया की विंड पोटेंशियल अगर देखा जाए तो 1164 गीगावाट है, वो भी किस हाइट पे, 150 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल हाइट पे जो विंड टर्बाइन वगैरह लगे हुए होते हैं, अगर हम उसका अगर फुल्ली जितना ही पोटेंशियल है उसका यूज करेंगे तो 1164 गीगावाट पावर जनरेशन हो सकता है विंड एनर्जी के द्वारा। टारगेट क्या है इंडिया का कि 2030 तक जो है पूरे वर्ल्ड में 10% जो ग्लोबल विंड एनर्जी का इक्विपमेंट जो सप्लाई होता है वो केवल एलोन इंडिया से हो, कितना, 10% तक। तो ये है टारगेट हमारा विंड एनर्जी से संबंधित कुछ डाटा और फैक्ट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि 6 न्यू साइट्स एडेड किए गए हैं FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में। इसमें जो 6 साइट्स हैं उसमें जो है मेनली ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है एर्वामेट प्लांट ब्राज़ील का है, फिर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम चाइना का जिसमें पर्ल मसल्स वगैरह जो है वो ग्रो किए जाते हैं, फिर एंसेस्ट्रल सिस्टम प्रिजर्विंग वाइटल फूड क्रॉप्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन मैक्सिको है, और फिर जो है स्पेन में जो है एक डिस्टिंक्टिव फार्मिंग सिस्टम जो कि वोल्कानिक एरिया में होता है, तो उसको जो है ये गियास के अंदर ऐड किया गया है। समझ लेते हैं कि गियास क्या है कि ये जो है सिस्टम जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए दिया जाए ताजमहल, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स है हमारा ताजमहल वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है तो इसके प्रोटेक्शन से संबंधित जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। सेम इसी टाइप ऑफ कंडीशन कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसके प्रोटेक्शन से संबंधित जो है ना ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रोग्राम जो है रन किया जाता है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2002 में वर्ल्ड समिट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टाइम लॉन्च किया गया था। पर्पज इसका ये था कि टू प्रोटेक्ट फैमिली फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम फ्रॉम थ्रेट्स सच एज क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। मतलब क्लाइमेट चेंज से, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट से और बायोडाइवर्सिटी लॉसेस से जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको अगर कुछ खतरा है, वैसी प्रैक्टिसेस को हम जो है गियास के अंतर्गत डालते हैं FAO द्वारा। इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसे तो वर्ल्ड में देखा जाए तो टोटल 95 गियास साइट जो है 28 कंट्रीज़ में है, और इंडिया में पर्टिकुलरली सेफ्रॉन हेरिटेज कश्मीर में, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उड़ीसा में, और कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए केरल में फेमस है, जो कि अंडर मतलब सी लेवल से नीचे की ग्राउंड लेवल की में हम ये फार्मिंग करते हैं राइस का। तो कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम केरला में भी जो है ये गियास के अंतर्गत आता है।
एक्चुअल पर्पज़ क्या है इसका? पहला तो एक तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो है कि क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन, लाइफस्टाइल और नेचुरल इकोसिस्टम वर्किंग मतलब हार्मनी में कार्य करें। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बचा के रखना है। टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस पासेस डाउन थ्रू द जनरेशन, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो, इसके लिए ट्रेडिशनल नॉलेज को बचा के रखना। फिर इनवैल्यूएबल कल्चर, कल्चरल से भी एसोसिएटेड है, जैसे रिच कल्चरल हेरिटेज एंड कम्युनिटी ट्रेडिशन डीपली कनेक्टेड टू द लैंड। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सिनेटिक एग्रीकल्चर लैंडस्केप सेप्ड बाय द ह्यूमन नेचुरल इंटरेक्शन। और इसको मैनेज किस मतलब कौन कौन से एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल फॉलो है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो एक तो फार्मर्स, फिर हर्डर्स जो मतलब जो है एक तरीके से जो एनिमल्स को लेकर के जो अपना सर्वाइव करते हैं वो, फिर फिश फॉक्स और फॉरेस्ट पीपल। और एक तरीके से ये जो गियास जो रिकॉग्नाइज करता है एग्रीकल्चर फार्मिंग के प्रैक्टिसेस को, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि जहाँ पे एक कम्युनिटी वो इन्वायरमेंट के साथ जो है टोटली इंट्रिकेट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है कि एक तो लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी, और तीसरा हम ये बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हेरिटेज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये हुआ हमारा गियास के द्वारा। बेसिकली इसमें यही है कि ये FAO के द्वारा चलाया जाता है। इसका जो है मतलब स्टार्टिंग जो है हुआ वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ। इंडिया के कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें जो है इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि कश्मीर में सेफ्रॉन की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कोरापुट में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कुटाडान में बिलो सी लेवल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और अभी नए 6 साइट्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसमें से कुछ जो है हमने देखा कि ब्राज़ील, चाइना, मेक्सिको और स्पेन से संबंधित था। तो ये हुआ हमारा गिया से संबंधित डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का कि गवर्नमेंट ने एक मॉडल रूल्स 2025 जारी किया है कि किसी एग्रीकल्चर लैंड पर अगर ट्री का ग्रोथ किया हुआ है और उस ट्री को हमको रिक्वायरमेंट है कट करने का, तो उससे संबंधित जो है कुछ रूल्स जो है मॉडल के रूप में जो है लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है प्रमोट होगी। तो एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या? अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक लैंड यूज सिस्टम है जिसमें ट्री का प्लांटेशन और जो है क्रॉप्स का प्लांटेशन, ये दोनों को क्लब किया जाता है। कि मतलब एक ही फार्म लैंड पर ट्री को भी ग्रो करना और साथ साथ जो है क्रॉप को भी ग्रो करना, जिससे कि जो है डबल इनकम जो है एक तरीके से ग्रोथ होता है, सॉइल कंजर्वेशन होता है, और दूसरा ये है कि एक मतलब जो है अल्टरनेटिव जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को है इसमें बढ़ावा मिलता है। जियोग्राफिकल के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में जो है अभी 8% ऑफ द लैंड जो है जियोग्राफी का वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर में आता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने में इसका यूज किया जाता है, माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन, फिर कार्बन सिक्विस्ट्रेशन जिसमें कि जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाता है, इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, कंजर्वेशन बढ़ता है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अरेबल लैंड, मतलब जो अरेबल लैंड है, जो खेती किसानी वाला जो लैंड है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या होता था, एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो क्यों नहीं हो रही थी इंडिया में? इसका रीज़न ये था कि मान लीजिए किसी फार्मलैंड पर ट्री का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब ट्री के ग्रोथ होने से क्या है कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आ जाता था, और फिर जब ट्री को कट करने का रिक्वायरमेंट अगर किसी पर्सनल रीजन से आता है, मान लीजिए इंडिविजुअल किसी का फार्म लैंड क्रॉप लैंड है, और उसमें अगर ट्री को कट करना है तो वो फॉरेस्ट के डिफिनेशन में आ जाने की वजह से क्या होता था, उसको हम पर्सनल यूज में नहीं कट कर पाते थे। तो उससे बचने के लिए कि अगर हम परमिट किसी को कर देते हैं कि अपने पर्सनल यूज के लिए जो अगर ट्री का ग्रोथ किया हुआ है उसको हम कट कर सकते हैं अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, तो लोग मोटिवेट होंगे कि चलो ठीक है कि हम अपने फार्मलैंड पर कुछ ट्री प्लांटेशन भी कर दें। तो उससे संबंधित जो है मॉडल रूल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वुड बेस्ड इंडस्ट्रियल ये इस्टेब्लिशमेंट था, गाइडलाइन 2016 का था, वो जो है वो इस रूल को ओवरसीज करेगी, मॉडल रूल्स को। इसमें जो है ट्री की फेलिंग, ट्री की कटिंग से संबंधित जो है रूल मॉडिफाई किए गए हैं। अगर आपके लैंडमास पे 10 पेड़ या उससे कम है तो आपको कट करने के लिए उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। मोर देन 10 ट्रीज़ है तब आपको जो है उसको कट करने के लिए, फेलिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड पे है तो आपको जो है इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इस मॉडल से ही संबंधित हुआ। इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित, तो पहला ये है कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर चालू किया गया, जिसमें नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रो फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चालू किया गया, और जो है इंडिया ज्वाइन किया बॉर्न चैलेंजेस को कि ब्रिंग इनटू रिस्टोरेशन ऑफ 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय द ईयर 2022।
तो मतलब जो एग्रो फॉरेस्ट्री की कैटेगरी में लाएंगे, जो हमारे जो है 13 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड्स हैं जो या तो डिग्रेड हो गए हैं या जो डिफॉरेस्ट हो गए हैं, तो उनको जो है हम फिर से जो है मतलब एग्रेबल लैंड एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से लाएंगे। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इंडिया में देखा जाए तो कौन कौन से हैं, तो देखिए कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एग्री सिल्वीकल्चर है, जिसमें जो है क्रॉप्स के साथ साथ ट्री का ग्रोथ किया जाता है, ट्री का प्लांटेशन किया जाता है। फिर एग्रो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि क्रॉप के साथ साथ जो है फ्रूट्स देने वाले जो है ट्री का प्लांटेशन किया जाता है एग्रो हॉर्टिकल्चर में। फिर एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर में तीन चीज़ें हैं, इसमें जो है ट्री के साथ साथ फ्रूट्स वाले ट्री और क्रॉप्स ट्री, ये तीनों चीज़ों का ग्रोथ किया जाता है। फिर एग्री सिल्वी पेस्चर मतलब जो है इसमें या तो एक तो एग्रीकल्चर फार्मिंग किया जाएगा, साथ साथ ट्री का भी कॉम्बिनेशन है, और साथ साथ जो है कैटल रियरिंग वाला भी काम किया जाएगा एग्री सिल्वी पेस्चर में। फिर हॉर्टी ओलियोरी कल्चर में जो है जो ऐसे ट्रीज जो फ्रूट्स देते हैं और साथ साथ जो वेजिटेबल की फार्मिंग की जाएगी तो उसको बोलेंगे हॉर्टी ओलियोरी कल्चर। फिर सिल्वी पेस्चर मतलब पेस्चर के इन सेंस लाइफ स्टॉक फार्मिंग से संबंधित है, और साथ साथ जो है सिल्वी कल्चर का मतलब जो है ट्री का प्लांटेशन से, तो जो है ट्री प्लांटेशन के साथ साथ लाइफ स्टॉक का भी इंटीग्रेशन करना। फिर लाइफ फेंस मतलब श्रब और ट्रीज का जो है फार्मिंग एट द बाउंड्रीज ऑफ फार्मलैंड के। और फिर सिल्वी और हॉर्टी सेरीकल्चर का मतलब हुआ ट्री और फ्रूट्स बियरिंग जो ट्री का कल्टीवेशन के साथ साथ जो सेरीकल्चर को भी प्रमोट करना। फिर सिल्वी ओरेली कल्चर का मतलब हुआ कंबाइन ट्री एंड वेजिटेबल, ट्री और वेजिटेबल एक ही फार्मलैंड पे अगर ग्रो कर रहे हैं हम तो सिल्वी ओरेली कल्चर बोलेंगे उसको। और हॉर्टिकल्चर का मतलब जो है ऐसा फार्मिंग टेक्निक जिसमें आप एनिमल रियरिंग पोस्चर वगैरह जो है का काम कर रहे हैं और साथ साथ जो है फ्रूट्स बियरिंग ट्री का ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये हुआ हॉर्टिकल्चर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित हमारा जो है ये डिस्कशन हुआ। बेसिकली इसका मोटो ये हुआ कि फार्म लैंड पर जो है हम ट्री प्लांटेशन भी करें और खेती किसानी भी करें, जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़े, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़े, सॉइल का कंजर्वेशन भी बढ़े, और मतलब जो है और क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने में भी हमको सहायता मिले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने एक नोटिफाई किया है इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल 2025। जैसा कि हम ऑडिट से क्या समझते हैं, ऑडिट का मतलब होता है कि सिस्टमेटिकली ऑडिट वेरिफिकेशन, जैसे कोई भी कार्य हुआ उसका वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और एनालाइज करते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक्टिविटीज़ चल रही है तो उसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम जो है इन्वायरमेंट से संबंधित ये चीज़ों को वेरीफाई करेंगे कि कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्या वो इन्वायरमेंट के जो रूल्स वगैरह है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हुआ, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हुआ, हजार्डस वेस्ट एक्ट हुआ, तो इनको जो है वो उस नॉर्म्स को जो है फॉलो अप कर रहा है कि नहीं, तो उसके मतलब उस रूल्स जो इन्वायरमेंट से संबंधित है उसके एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन और एनालिसिस से संबंधित जो ऑडिट वगैरह होते हैं उसके संबंधित नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है। अब इन्वायरमेंटल ऑडिट जो होता है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से डिफर करता है। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, समझ लीजिए कि मेरे को कोई एक सीमेंट प्लांट लगाना है, कमीशनिंग करना है, तो सीमेंट प्लांट कमीशनिंग से पहले जिस एरिया में ये प्लांट का कमीशनिंग होना है उस प्लांट एरिया में हम इस प्रोजेक्ट से संबंधित इन्वायरमेंट में होने वाले इम्पैक्ट को एक स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस असेसमेंट के थ्रू जो है हमको ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं वायबल है, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हम इसका असेसमेंट करते हैं, प्रियर असेसमेंट करते हैं, जो कि ऑडिट जो होता है हमारा जो है वो कमीशनिंग के बाद वो प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाया रहता है, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को हम ऑडिट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये हुआ। और साथ साथ जो है इसको इस 1992 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इन्वायरमेंटल ऑडिट को अंडर द रूल 14 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। तो इसके तहत जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी रूल्स वगैरह आते हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन से संबंधित, एयर पॉल्यूशन से संबंधित, हजार्डस वेस्ट के मैनेजमेंट से संबंधित जो है ये इस नॉर्म्स को फॉलो अप करें, उसका हम ऑडिट करते हैं। और जो ऑडिट होता है इसको जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर साल जो है रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉर्मल फ्रेमवर्क फॉर द इन्वायरमेंटल ऑडिट अक्रॉस द कंट्री, एक फॉर्मल फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंटल ऑडिट से संबंधित, जो कि भी जितना भी ग्लोबल नॉर्म्स है, चाहे इको मार्क, EPR, ESG, ग्रीन बॉन्ड, उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है थर्ड पार्टी के द्वारा जो है ये ऑडिट किया जाता है। ये जो ऑडिट जो है डेवलप किया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया था, और इसके साथ साथ और भी जो नियम जो है इंक्लूडेड किए हैं, जैसे कि वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक एजेंसी है इन्वायरमेंटल ऑडिट डिजाइनिंग एजेंसी, ये जो है सर्टिफाई करती है, रजिस्ट्रेशन, ओवरसाइट, ट्रेनिंग जो है वो करती है। इन्वायरमेंटल ऑडिट से जो संबंधित जो व्यक्ति हैं, पर्सनल हैं, संस्थाएं हैं, उनका सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ओवरसाइट
इन्वायरमेंटल ऑडिट डिज़ाइन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। फिर जो है रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर जो है, जो ऑडिटर होते हैं वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो रजिस्टर होते हैं क्या क्या करते हैं, जैसे सैम्पलिंग, एनालाइजिंग, कंपनसेशन, कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन, ये सब करते हैं अंडर द रूल, ग्रीन और क्रेडिट रूल के तहत ये सब करते हैं। और ऑडिट अंडर द वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत जो है ये सब कार्य किया जाता है। 2 टीयर सिस्टम पे ये कार्य करता है। एक फर्स्ट जो टीयर बोलते हैं वो जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके आधार पे जो एजेंसियां हैं, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अदर जो रीजनल ऑफिसेज हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के, तो उनके द्वारा जो है एक तो रेगुलेटर के रूप में कार्य किया जाता है और दूसरा जो है ऑडिट बेस्ड जो मैकेनिज्म है वो जो एक सेपरेट जो ऑडिटर है थर्ड पार्टी के रूप में, उनके द्वारा इसका असेसमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट है और ओवरसाइट जो है एक स्टीयरिंग कमेटी है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लीड किया जाता है, वो इसको ओवरसाइट करती है। तो ये हुआ हमारा इन्वायरमेंटल ऑडिट से संबंधित रूल्स, जो कि ऑडिट का रूल क्या यही है कि इसका एक्चुअल पर्पज़ क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से किस तरीके से ये डिफरेंट है और क्या क्या जो है इन्वायरमेंट के जो एग्जिस्टिंग जो है लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका ऑडिट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इसका, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जब कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट का हम असेसमेंट करते हैं और अगर उससे पॉजिटिव कुछ लगता है कि हाँ इस पर इन्वायरमेंट पे कुछ नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिविटी दिखती है, तो उस प्रोजेक्ट को मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए क्लियरेंस मिल जाता है। और अगर कुछ नकारात्मक न्यूज मतलब आती है रिपोर्ट्स में तो प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया जाता है। कंटेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने एक डिसीजन को फिर से जो है रिव्यू करने के दौरान ओवरटर्न कर दिया। डिसीजन क्या था कि वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को जो है एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया था, उसको बंद कर दिया था कि एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इंडिया में नहीं होना चाहिए और एक्चुअल में ये इलीगल होता भी है, लेकिन जो है उसको ओवरटर्न कर दिया, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंगली था, लेकिन उसको जो है ओवरटर्न कर दिया गया है। ये एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्या है कि जैसे कोई चीज़ हो जाने के बाद, समझ लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट आने वाला है, किसी एक इंडस्ट्री ने प्रोजेक्ट को डेवलप किया, डेवलपिंग स्टेज में है, किसी कारण से EIE इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू ये पाया गया कि ये फेसिबल नहीं है, तो इसको बैन कर दिया गया मान लीजिए। फिर गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन ला करके इसको क्लियरेंस दे दिया, कुछ इन्वायरमेंटल क्लॉज में इंप्रूवमेंट ला करके, चेंजेस ला करके। तो ये जो बाद में जो कोई नियम ला करके जो है पुराने किसी रूल्स को चेंज करके और उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे देने को की पद्धति को हम बोलेंगे कि एक सिस्टम को बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सिस्टम, चाहे एक्स पोस्ट फैक्टो रूल्स वगैरह जो बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस करना है तो हमको बहुत सारे जो है रूल्स फॉलो करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित, जो कि 2006 के रूल्स को फॉलो करता है। इसमें जो भी प्रोजेक्ट लगाना है उसके प्रियर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरत होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट।